जो हम यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्या आपके हैलो एल्कीन की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्कीन्स। इसमें सबसे पहला पार्ट था ये वाला क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, दूसरा पार्ट रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरा पार्ट रहेगा आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं आरएक्स की जगह, आरएक्स की जगह जैसे कि आपका ले लेते हैं फॉर एग्जांपल C2H5Cl। ठीक है, तो यहाँ पे KOH के साथ ये पार्टिकुलरली कौन सा वाला KOH, ध्यान रखना, KOH की एक और रिएक्शन मिलेगी, ये है आपका एक्वस। ये क्या है जी आपका एक्वस, ध्यान रखना इस बात का फर्क पड़ता है। नाउ C2H5Cl की जब KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस KOH के साथ पार्टिकुलरली, तो KCl हटता था, क्या बन जाता था आपका C2H5OH प्लस में क्या गया KCl। क्यों हटता था ऐसा, क्योंकि OH यहाँ पे क्या काम कर रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, C2H5 पे पॉजिटिव पार्ट आएगा, Cl यहाँ से हटेगा, OH यहाँ पे रिप्लेस करेगा। सो बेसिकली ये वाली कौन सी रिएक्शन है, OH के रिप्लेसमेंट की, मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन बाय OH रिएक्शन को OH जो है आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो रिप्लेसमेंट करवाएगा, किसका करवाएगा, हैलाइड का। AgOH के साथ, AgOH के साथ सेम रिएक्शन जाती है आपकी इसकी, AgOH के साथ भी क्या होता है आपका OH यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, कुल मिला के क्या कहता है आपका C2H5OH प्लस AgCl। KCl में न्यूक्लियोफाइल कौन बनने वाला है, Cn, साइनाइड। तो बेसिकली इसके साथ रिएक्शन कैसी होगी, मान लीजिए कि C2H5Cl प्लस KCn रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जी, Cn रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5Cn प्लस KCl। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन क्या है, AgCn में भी सेम तरीके से जाती है। अच्छा, AgCn में बदल जाती है, AgCn में क्या होता है जी आपका Ag और C का बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। ठीक ना, तो अटैकर कौन बनता है यहाँ पर आपका, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन अटैक करेगा, सो बेसिकली AgCn के केस में क्या आ जाता है, C2H5NC प्लस AgCl। ये कहानी थी आपकी, चार रिएक्शंस ये वाली थी आपकी RX की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली नाम तो सबको आने चाहिए, एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है, ये क्या है, एथिल साइनाइड, ये क्या है आपका एथिल आइसोसाइनाइड, ये तो सब एथिल क्लोराइड है, बाकी सबके नाम सबको। विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो रिएक्शन को बार बार घर पे जाके किया करो, ठीक है ना, रिवाइज किया करो और उनको बार बार लिखने का प्रयास किया करो कि भाई कैसे हम बना रहे हैं बिना देखे। ये नहीं कि बैठ गए, वो तो फिर एक एक लाइन में सारे स्टेटमेंट ही है, वो तो स्टेटमेंट ही है, इतने स्टेटमेंट दिमाग में नहीं रख पाना है आपको, ये ध्यान रख लेना जब तक कि आपको कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट ना पता हो। ठीक है, NaOR जैसे RX की जगह लेट्स से कि ले लेते हैं आपका, मान लीजिए कि आपका C2H5Cl प्लस NaOCH3। सही है बच्चे, ठीक है, R की जगह आपका CH3 ग्रुप ले लिया है। क्या हट जाना है आपका, रिप्लेसमेंट यहाँ पे किसके द्वारा होता है, रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा होता है किसके द्वारा, OR माइनस, जो कि कौन सा ग्रुप है आपका, एल्कोक्सी। इस ग्रुप का नाम क्या है आपका, एल्कोक्सी। ठीक है, सो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। ये है जी आपका सोडियम मिथॉक्साइड, बाकी इसका पता है एथिल क्लोराइड। रिएक्शन में कौन हटेगा, OR वाला रिप्लेस कर देगा किसको, आपका Cl को। तो क्या होता है जी आपका C2H5OCH3 प्लस NaCl। ना जो C2H5OCH3 जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एथिल ईथर। ठीक है, सुनिए अब लास्ट रिएक्शन यहां तक जो है हॉफमैन। ठीक है, क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप जैसे कि C2H5I RX ले लिया आपने, ठीक है, एल्किल आयोडाइड, मतलब एल्किल यहाँ पे क्या है आपका एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड को जब हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस ही है ये कॉपर ट्यूब में, तो रिएक्शन में क्या होता है, अटैकर कौन बनता है इसमें, NH2। कौन सा ग्रुप है ये आपका, NH2। सो NH2 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ग्रुप कौन अटैक करने वाला है, NH2 माइनस। ठीक है, अच्छा जी,
ये रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, समझाई थी मैकेनिज्म से कि नाइट्रोजन स्टार्ट करता है रिएक्शन को अटैक करना, नाइट्रोजन के लोन पेयर किस पे जाएंगे आपके इस कार्बन पॉजिटिव वाले पार्ट पे। सो एक रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट में क्या निकलेगा माइनस HI, HI हट जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसका आयोडीन, इसका क्या बचेगा C2H5 NH2, एक तो निकल गया। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन हो सकती है, फर्दर किसके साथ में हो जाती है आपकी C2H5I, क्यों हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर अभी भी आपका यहाँ पर अटैक करके आपका रिएक्शन करवा सकते हैं। सो बेसिकली एक हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा, आयोडीन के साथ क्या हो जाएगा माइनस HI, क्या बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। फर्दर ये रिएक्शन दोबारा हो जाती है, C2H5NH होल ट्वाइस NH वापस रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में C2H5I के साथ। सो यहां पर एक H और एक I यहां से फिर से रिप्लेस हट जाता है और आपका क्या बन जाता है C2H5 होल थ्राइस N। क्या इसके बाद भी रिएक्शन होती है भाई? इसके बाद रिएक्शन C2H5I के साथ तो होती है लेकिन HI नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इस केस में रिएक्शन कैसी होती है, जैसे कि अमोनियम आयन जब बनता है, कैसे इसका लोन पेयर इसको मिलेगा, सो ये अपना जो है आपका खुद इसने अपनी साइड से बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेट पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर। सो बेसिकली बन क्या जाता है आपका C2H5 होल 4N पॉजिटिव और आयोडीन किस में रह जाएगा नेगेटिव। यहां तक की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने सभी ने देख रखी है। इसके नाम क्या है जी आपका, एथिल आयोडाइड है, ये क्या है जी आपका एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डाईएथिल एमीन, ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई ये डाईएथिल एमीन है, ये क्या हो जाएगा ट्राईएथिल एमीन, ये क्या है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। अगर आप इसका पूरा नाम लिखें उसके फॉर्म में तो क्या नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। ध्यान से सुने, वैसे ये क्या है क्वाटरनरी सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन क्वाटरनरी सॉल्ट तो एक जनरल नाम हो गया कि जब नाइट्रोजन के साथ में आपका 4 तक की वैलेंसी वो बना लेता है तब लोन पेयर देकर। ये कहानी थी NaOR और NH3 की। RX की रिएक्शन, RX क्या है जी अपना एल्किल हैलाइड, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन की रिएक्शन है आपकी KONO के साथ AgNO2 के साथ और CH3COAg के साथ। देखिए किसी के साथ भी रिएक्शन करने के पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये रिएक्शन कौन सी वाली है, ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एल्किन की नाविक रागी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई यहाँ नाविक रागी या न्यूक्लियोफाइल रहेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल है इसको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है ONO नाइट्राइट, क्या है जी आपका नाइट्राइट, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा NO2 माइनस नाइट्रो ग्रुप रहेगा, ठीक ना। अब मैं इस पे भी आता हूं क्यों है ऐसा किस। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज कॉल्ड RCOO माइनस ग्रुप, यहां R की जगह क्या लिख दिया है अपना CH3, वो ठीक है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं इस केस में। अच्छा RX का एग्जांपल, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका जी C2H5Cl, इसकी रिएक्शन देखते हैं KONO की, ठीक है ना। C2H5Cl जब KONO के साथ रिएक्शन में जाता है, सुनिएगा ध्यान से, देखो क्या हो यहां पर क्या है बच्चे कि जो ONO ग्रुप है, अगर आपको थोड़ा सा याद है पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था ना, लिगेंड में आया था ये वाला, ठीक है। जो ONO ग्रुप है और जो NO2 ग्रुप है, एक्चुअली में ये NO2 ही है, ठीक है। NO2 में चक्कर केवल इस बात का होता है कि अटैकर कौन है, जुड़ कौन रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ONO कहलाने लगेगा, यदि नाइट्रोजन जुड़ेगा तो NO2 लिखा जाएगा, बस बात केवल इतना सा अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सो यहां पर ध्यान से देखिए जरा, सो जो इसको आप मान लीजिए कि आप नाइट्राइट के सेंस में पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्रस के सेंस में भी आप इसे पढ़ते हैं, ONO पार्टिकुलरली, जैसे कि आपने पढ़ा है NaNO2 नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्रस अम्ल जो आपका होता है वो HNO2 होता है, ठीक ना। नहीं जब आप क्या कहते हैं आपकी ONO और NO2 की नामकरण करते हैं आपके सामान्यता किसके लिए, आपके आयंस के लिए, जैसे कि K+, सोडियम प्लस, इन सब के लिए। सो आपके यहाँ पे पार्टिकुलरली वर्ड नाइट्राइट का आप यूज करने लगते हैं। अच्छा ध्यान से सुने जरा। सो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन कुछ कुछ देखने में मिलेगी आपको, जैसे कि हमने KCN की और AgCN की रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। सो यहां पर जुड़ने वाला, यहां पर ग्रुप कौन है आपका O, सो O सीधा आ जाएगा,
बच्चे ध्यान में बात ना करें, ONO प्लस बता सकते हैं क्या रहेगा, KCl। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, ये मेन कंपाउंड में यहां पर एक और मिक्सचर मिलता है, इसके अलावा साथ में NO2 वाला भी अटैक करता है, N वाला भी अटैक कर देता है। तो होता क्या है, वो मिलता है लेकिन कम मात्रा में, ये मिलता है यहां ज्यादा मात्रा में, C2H5ONO। हम पार्टिकुलरली इसी को लिखने वाले हैं मुख्य उत्पाद के रूप में। अच्छा, ये क्या है जी आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। सही है भाई, इतनी कहानी में सीधा सीधा नाम है। बात ना करें प्लीज, ध्यान से सुनिए। अब आता है AgNO2 का केस। तो होता क्या है कि AgNO2 के केस में स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसी तरीके से, लेकिन चक्कर क्या है, याद कीजिए AgCN और आपका KCN में अंतर था। AgCN का रीजन क्या था आपका, सहसंयोजी बॉन्ड। जो आपका जो AgCN वाला था, इसका रीजन ये था कि इसमें नाइट्रोजन आपका बन रहा था NC वाला पार्ट। क्यों बन रहा था, क्योंकि ये जो है ये कोवलेंट नेचर में, ये सहसंयोजी नेचर का बॉन्ड होता है। सेम केस देखने को मिलता है यहाँ पर AgNO2 के केस में। सो यहाँ पर ऑक्सीजन ONO जो है, जो Ag और O वाला बॉन्ड है, वो जो है ये वाला कंपाउंड जो रखता है वो सहसंयोजी नेचर रखता है, और ऐसा होने के कारण कोवलेंट नेचर रखता है। ऐसा होने के कारण बॉन्ड ये ONO फ्री ना होकर नाइट्रोजन पहले अटैक करता है। सो जुड़ता कौन है यहाँ पर, NO2। कौन जुड़ता है यहाँ पर, NO2। यहाँ पर कौन जुड़ा, ONO। वैसे देखा जाए तो दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन आपके चेंजेस कहां पर आए, जुड़ने वाले एटम पर, कि कौन जुड़ रहा है। सो जब AgNO2 यदि आप बनाते हैं तो बेसिकली बनता है C2H5NO2 प्लस AgCl। इसमें ONO वाला क्या बनता है, माइनर के सेंस में, ठीक है, मुख्य उत्पाद नहीं रहता है। मुख्य उत्पाद क्या रहता है, ये वाला रहता है। इसका नाम पॉपुलर नाम जो चलता है नाइट्रोएथिल। NO2 को पार्टिकुलरली हम नाइट्रो ग्रुप के नाम, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके के नाम लेते हैं ना, उस तरीके से आप लिख देते हैं। C2H5NO2 जो है आपका नाइट्रोएथिन है, AgCl है। सो अब देखो K के साथ और Ag के साथ आप 6 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, 6 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, KOH और AgOH, KCN और AgCN, फिर KNO2। यदि KONO की जगह KNO2 लिखा है तो भी समझना ये यही वाली रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। NO2 ONO में डिफरेंस नहीं बना के चल लेना। NO2 और ONO का डिफरेंस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, आता यही पर है कि इससे चाहे NO2 लिखा है आएगा ONO है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। क्योंकि KNO2 लिख देने से कुछ नहीं होता है, इंटरनली उसके स्ट्रक्चर में वही जुड़ा रहता है K से। यहाँ पे भी वही जुड़ा है। अटैक करने वाला यहाँ पे कौन है आपका N, यहाँ पे अटैक करने वाला कौन है आपका O, क्योंकि आयनिक तौर पर है, ये सहसंयोजी तौर पर है। ध्यान से सुनना इस बात। CH3COAG। अब देखिए जरा ये कौन सा ग्रुप है, यहां पर जो अटैकर है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कौन है आपका RCO-। मतलब इस केस में कौन बनेगा आपका CH3COO-। इतना, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही है क्या, कि बच्चे जब देखो RCOH होता है तो बच्चे उसका नाम क्या है जी आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है उसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब यहां पर जैसे R की जगह पर हम कुछ नाम रख देते हैं, तो भैया जैसे कि आपका CH3 रख दिया, तो भैया अब होता है इसका कोई पार्टिकुलर नाम आने लगता है, जैसे कि इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो नाम क्या आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, इक, एसिटिक इक। ये आईसी कब हटाना पड़ता है, जब आप यहां से क्या हटा लेते हैं, हाइड्रोजन। क्या आता है इसकी जगह, 8। क्या आता है, 8। तो नाम क्या पड़ जाता है इसका, जब यहां से इसको हटा दिया तो जो बचेगा वो क्या है, CH3COO-। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। अरे बोलो बच्चे सही है क्या, इतनी कहानी भाई। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिया HCOOH, इसका नाम क्या होता है बच्चे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो यहां पर यदि मैंने यहां से H हटाया और इस इतने से का माइनस पूछा, HCO-, तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मेट। अच्छा, C6H5COOH है, यदि इसका नाम क्या है जी, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा यदि H हटा दिया हमने, बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोएट। अब ध्यान से सुनिए, तो यहां पर बच्चे जब ये RCOH होगा तो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक। यदि RCO- है तो क्या नाम होगा, कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलेट। तो ये रिएक्शन किसकी है, कार्बोक्सिलेट आयन जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। तो इस रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पर CH3COAG, मान लीजिए कि आपका BrC2H5, इसको मैं जानबूझ के ऐसा लिख दिया है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं C2H5Br। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं AgBr यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा भाई।
अटैक कर भाई, यहां पर इसके बीआर के ऊपर अटैक करने वाला है। कौन अटैक करने वाला है? आरसीओ माइनस। तो ये जुड़ेगा किससे? आपका बीआर, बीआर को हटा देगा, जुड़ किससे जाएगा? C2H5 से। बन क्या जाएगा? CH3 COO C2H5 प्लस क्या रहेगा? AgBr। बच्चे अब ध्यान से सुनना जरा, इसका नाम ध्यान से सुनना। ये CH3CO माइनस अभी आपने देखा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका एसीटेट। क्या हो जाएगा? ये अपना एसीटेट। ये क्या है? ये आपका एथिल। लेकिन सामान्यतः नाम कैसे आते हैं? पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम क्या आता है? पहले आता है, बाद में नेगेटिव वाले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या ये बात सही है? कहती क्या नहीं भाई? नामों को लेकर क्लियर रहे, कौन अटैक कर रहा है उसको लेकर क्लियर रहे, कौन न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे वो क्लियर रहे, ये सब बातें क्लियर अब करते चले साथ में, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा जी आपका एथिल एसीटेट। ठीक है भाई, तरीका नहीं भाई। सो ये आपकी 3 रिएक्शंस हुई किसकी? आपकी अभी भी ये कौन सी वाली चल रही है? आपकी नाभिक रागी चल रही है, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रही है अभी। अच्छा जी, अब आते हैं आरएक्स की इन 3 के साथ में और रिएक्शंस है, ये भी आपके नाभिक रागी हैं। ये देखिए किस तरीके से इनमें कौन कौन नाभिक रागी है उसको देखिए जरा। यहां पर ये हाइड्राइड्स हैं, यहां पर H माइनस आयन, H माइनस आपको पता होना चाहिए अच्छे से, क्या कि हाइड्रोजन धातु है, सक्रिय धातु है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या मान लीजिए कि लिथियम, इन सब के साथ जब बनाता है बॉन्ड तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। कितनी होती है? -1। उसको क्या कहा जाता है? हाइड्राइड। क्या कहा जाता है? हाइड्राइड। देखिए कैसे, जैसे कि लिखा है NaH। तो बेसिकली इस कंपाउंड में हाइड्रोजन +1 नहीं है, +1 यहां पर कौन है? सोडियम। तो ये कितना है जी आपका? -1। कितना है आपका? -1। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ध्यान रखें जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। ठीक है, अच्छा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अभी देखने वाले रिएक्शन, यहां पर H माइनस होगा अटैकर न्यूक्लियोफाइल, यहां पर SH माइनस। थोड़ा गौर से देखें अगर, तो सल्फर किसकी फैमिली होती है? ऑक्सीजन की। भाई ऑक्सीजन के नीचे जाता है आपका जस्ट सल्फर। सो यदि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जानते हैं ऑक्सीजन कितना रखता है? -2 पॉपुलर है, ठीक है, -2 के अलावा भी रखता है लेकिन -2 सबसे पॉपुलर है। अच्छा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ऑक्सीजन रखता है तो सल्फर भी क्या रखेगा? -2। तो देखिए जरा, यदि इसकी जगह OH आया होता, क्या आया होता? OH, ठीक है। सो OH यदि आया होता तो बेसिकली आप इसको बोलते हैं आपका एल्कोहल। क्या बोलते हैं आप? एल्कोहल। ये बेसिकली अब क्या माना जाएगा? थायो एल्कोहल। क्या माना जाएगा? थायो एल्कोहल। आप सभी लोग जानते हैं थायो किसके लिए आता है? सल्फर के सेंस में, ठीक है। सल्फर के सेंस में अधिकांश आपने देखा है थायो वर्ड आता ही है। अच्छा, इसे दूसरा नाम यदि आप HS ग्रुप को यदि दूसरा नाम देना चाहते हैं, दूसरा नाम नहीं होता है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखें इसमें ये वाला भी ग्रुप आता है। अच्छा, तो ये बनेगा यहां पर अटैकर। देखो मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, उसमें मैं बता रहा हूं कि कौन न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर, ठीक है। कंपाउंड जैसे कि मैंने लिखा था OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको कहीं OH माइनस अकेला थोड़ी मिल जाएगा, OH माइनस किसी के साथ होगा, जैसे कि KOH। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि KOH में कौन है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कितना हिस्सा है आपका? OH वाला। जैसे NaSH में कौन है आपका? SH। अच्छा, अभी रिएक्शन देखने वाले हैं। अभी Na2S में है S2 माइनस। गौर से देखें, सोडियम 2 है, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मतलब सोडियम की +1 रखेंगे तो 2 प्लस में आ जाएगा, सल्फर अकेला कितना आ जाएगा? -2 आना भी चाहिए था, ठीक है। ये क्या है आपका? सल्फाइड। क्या कहलाते हैं? सल्फाइड। इट इज जस्ट लाइक कि O2 माइनस क्या है? ऑक्साइड। क्या है जी आपके? ऑक्साइड। तो ये क्या है जी आपके? सल्फाइड। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब इनका रिएक्शन करवाते हैं। देखिए RX की जगह, R की जगह मान लीजिए C2H5 ले लेते हैं, X की जगह मान लीजिए Cl ले लेते हैं, ठीक है। यदि मैंने अभी Br लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मान लीजिए कि C2H5 Br, इसका रिएक्शन करवाया RX का, ठीक है। अजरा गौर से समझना, किसके साथ कराया? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, ठीक है। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है, ठीक है। अच्छा जरा गौर से समझना, अब चक्कर यहां पर क्या हो गया? एक मैटर फंस गया कि हाइड्रोजन है अपने 4, ठीक है, और ब्रोमीन है अपना 1। एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन को हटा देगा, ये बात तो एग्री है, लेकिन बकाया 3 हाइड्रोजन का क्या? सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मोल लेंगे तुलनात्मक रूप से, इसकी तुलना में 4 गुनी मोलों की मात्रा लेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? 4 Br मिलेंगे। अब आपको कितने Br मिलेंगे? आपके 4। सो चारों के चारों हाइड्रोजन इस चारों के चारों Br को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। बन क्या जाएगा? ध्यान से सुनना, 4 टाइम C2H5H H5H
लेकिन H5H अगर आप लिखोगे तो वो तो H6 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा H6, ठीक है ना, ठीक है नहीं। अब C2H6 कितने बन गए 4, कितने Br निकलेंगे यहाँ से 4, 4 Br जो निकलेंगे वो यहाँ पर आने चाहिए। तो अब ये क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है आपकी +3, ठीक है, ठीक है। लिथियम की कितनी होती है +1। सो एल्यूमिनियम के साथ जो हैलाइड्स बनते हैं वो बनते हैं इस प्रकार से AlBr3 और LiBr अलग हो जाता है। तो ये दोनों, ये वाले भी टूटे, ये तो टूटे ही हैं केवल उसमें, ठीक है। यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किया किसका, आपका Br का। ये जो पार्टिकुलरली जो आपका हिस्सा बन रहा था, ये वाला हिस्सा बन रहा था Al, आपके +3 स्टेट के कारण AlBr3 बना लेता है, और लिथियम आपका क्या बना लेता है LiBr। अच्छा, इस बंदे का नाम ध्यान से सुनना, ये क्या है आखिरकार, देखिए जरा, C2H5 क्या होता है बच्चे, C2H5 होता है CH3CH2, बोलो यही होता है ना। यदि आपने इस Br को हटाया, इसकी जगह क्या लाए आप H, यदि आप इसकी जगह क्या लाए हैं H लाए हैं, तो बेसिकली आपका हो गया CH3CH3, क्या बन गया CH3CH3, CH3CH3 का नाम क्या हो जाएगा एथिल, क्या नाम पड़ जाएगा जी आपका एथिल, ठीक है, ठीक है नहीं, एथिल नाम आ जाएगा इसका। ये तो आपका क्या है, आपका ये है आपका एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बना क्या बनाता क्या है जी आपका एथिल बनाता है, साथ में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनता है और लिथियम ब्रोमाइड भी बनता है, वो सब ठीक है अपनी जगह है। अच्छा जी, तो ये ग्रुप, ये वाली रिएक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए अब इस तरीके से। अब आते हैं NaSH की रिएक्शन पर, ठीक है। सो NaSH की रिएक्शन करवाते हैं लेट्स से कि C2H5Cl के साथ, ठीक है बच्चे, RH ले लिया है अपना, अब NaSH लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं रिएक्शन के अंदर। भाई देखिए जरा, रिएक्शन जो है NaCl वाला पार्ट हटा देगी, SH किसको रिप्लेस करेगा जी आपका Cl को, Cl SH है ना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, बन क्या जाएगा जी आपका C2H5SH, क्या बन जाएगा C2H5SH, नाम क्या हो जाएगा इसका एथिल थायो एल्कोहल, क्या है जी आपका एथिल थायो एल्कोहल। बच्चे साथ में प्लस में क्या बन जाएगा इसके साथ में NaCl, सही है, कहते क्या नहीं भाई, क्लियर है जी। अब आते हैं यहां पर कितना आपका Na2S वाली रिएक्शन पर, ध्यान से सुनिए जरा। अंकित और लव के बात करना बंद कर देना, आइंदा आगे से ध्यान रखना, और दोनों बात करते हुए दिख गए आज की क्लास में नहीं, किसी भी क्लासेस में, यहीं से डायल करूंगा नंबर पिताजी को और पूरे कर्मकांड सुना दूंगा अप्रैल से यहां तक के। बात करना बंद कर देना, मुंह बिल्कुल बंद हमारी क्लास में। C2H5Cl प्लस Na2S, ठीक है, ठीक है। C2H5Cl और Na2S यदि रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका होना है आपका Cl का, आना किसको है जी सल्फाइड को, ठीक है, सल्फर को मतलब। लेकिन समस्या है यहाँ पे तो, क्योंकि सल्फर तो बनाता है -K2, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके पास तो एक ही Cl है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 Cl, जो हमने बैलेंसिंग यहाँ पर करवाई थी, ठीक है, ठीक है। 2 Cl यदि आप लेंगे तो बेसिकली सल्फर कैसा बॉन्ड बना लेता है, ये बन लाएगा ऑक्सीजन की तरह, कैसा कि C2H5, एक C2H5 से तो जुड़ेगा ही सल्फर, साथ में एक और C2H5 से जुड़ेगा प्लस, और दो Cl निकले यहां से, 2 सोडियम है अपने पास, कुल मिला के क्या बना लेगा 2 NaCl, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई एथिल सल्फाइड। बोलो बच्चे क्लियर है कहती है। ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये थोड़ा थोड़ा ईथर जैसा दिखता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ना उसकी जगह, केवल आपका ऑक्सीजन वाला चेंजेस है, ठीक है, बाकी सब ये ईथर जैसा ही है, आपको दोनों साइड आपका एक एक ग्रुप आपका आ गया। ऐसे कई सारे ग्रुप है जो कि मतलब इस प्रकार के लग सकते हैं, फिलहाल के लिए कीटोन में भी आते हैं, दोनों साइड आ सकते हैं। अभी तक की जहां तक की जो रिएक्शन है ये है आपकी नाभिक रागी रिएक्शंस या नाभिक रागी अभिक्रियाएं या क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अगला वाला सेक्शन आता है, ये सब रिएक्शन किसकी है आपकी हेलोएल्केन्स की रिएक्शन है, ठीक है, कि बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है, उसके पहले में ये समझना चाहिए बीटा क्या है यहाँ, ठीक है, ठीक है, बीटा क्या होता है, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन क्या होते हैं, देखिए जरा प्लीज समझिए बच्चे। देखिए कार्बन की कोई चेन है, अब कार्बन की चेन पर कोई मान लीजिए कि आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है लेट्स से कि Cl, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन है, ठीक है, अपनी जगह है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे प्लीज। यहां पर
हम जिस ग्रुप की चर्चा करते हैं, मतलब हमारा संदर्भ किसको लेकर है, हम अगर इसके लिए ग्रुप की चर्चा करेंगे तो इसकी अपनी बात रहेगी। जब हम इसको ग्रुप मान के चलेंगे तो है तो दोनों ग्रुप, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए हम किसको यहाँ पे ग्रुप के सेंस में बात कर रहे हैं जब भी ये अल्फा बीटा कार्बन की बात चलती है। तो जिस ग्रुप से, जैसे कि सीएल है, सीएल जो ग्रुप जो है, ये जो सीएल ग्रुप जो है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी कार्बन से जुड़ेगा, कभी तो कार्बन की चिन्ह में आया है, ठीक है। जिस कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा होता है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ध्यान से समझना प्लीज, ये और भी आगे रहेगा, अपने एल्डिहाइडों में भी कईयों के नाम अल्फा बीटा ऐसे कुछ नामों के आधार पर देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। जैसे कि सीएल का यदि मैं कंसीडर करूं तो सीएल के लिए अल्फा कौन है? ये वाला कार्बन, ठीक। अल्फा कार्बन से जो अगला कार्बन जुड़ा है वो सीएल का कहलाएगा बीटा कार्बन। तो अब देखो यहां पर दो दो बीटा है, दिख रहा है ना आपको? तीन दिया ने, एक तो इस साइड भी बीटा मिलेगा और एक ये इस साइड भी बीटा मिलेगा। अरे ये सुनो, तीन दिया ने। फिर बीटा के बाद नेक्स्ट चेन में जो जुड़ा है, जो बीटा से जुड़ा है, वो कहलाएगा गामा कार्बन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आते हैं। वैसे तो अल्फा बीटा गामा तक ही आपका काम चला है, डेल वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना? ठीक है, यार गामा की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल अल्फा बीटा, ठीक है। अगर आप OH को ग्रुप मान रहे हैं यहाँ पे, हेलो प्लीज ध्यान दें, यदि आप OH को कंसीडर कर रहे हैं ग्रुप के सेंस में, तो यदि OH को कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला कार्बन कहलाएगा OH का अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसका बीटा यहां पर है, उसका केवल एक ही बीटा है, ठीक है, ठीक है। बस इसके, जबकि सीएल के पास कितने बीटा है? 2। तो ये मैटर सीएल का नहीं है, जिस कार्बन चेन से जुड़ा है उसका है। वो कार्बन चेन कैसी बनी हुई है, उस मतलब एक ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा कितने बीटा हो सकते हैं? 3, ठीक है। क्योंकि आप जिससे जुड़ रहे हैं वो तो एक है अल्फा, अब वो खुद तो 3 से जुड़ सकता है ना, ठीक है। अगर आप सिंगल बॉन्डेड रहेंगे जैसे कि सीएल पार्टिकुलरली, तो एट मैक्स ज्यादा से ज्यादा कितने बीटा आ सकते हैं? आपके 3 बीटा आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या है और बीटा कार्बन क्या है। अगर आपके मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो उनके अपने अपने अल्फा बीटा रहेंगे, ठीक है। हमारे केस में ये कंफ्यूजन वाली सेंस ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे कि हम लोग हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो जनरली एक ही हैलाइड होता है उनके अंदर, मान लीजिए कि क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसे कुछ ले लेते हैं, तो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो क्या है? आपका अल्फा कार्बन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर शब्द आता है क्या? यहां पर शब्द आता है अल्फा हाइड्रोजन। अभी तक क्या था? अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। सो यदि मैं इस पर देखूं तो एक हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? 1, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं और इसको जोड़ दूं तो बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 5, क्योंकि इसका बीटा भी हाइड्रोजन है, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये भी बीटा क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन कहलाएंगे। सो यहाँ का बीटा भी, यहाँ का हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है। अच्छा, अल्फा कार्बन, इसलिए मैंने, अब ध्यान से सुनना, 2 बातें बताई यहाँ पर। पहली बात, जिस ग्रुप से आप डायरेक्ट, जिस कार्बन से आप डायरेक्ट अटैच होते हैं वो कहलाता है क्या? अल्फा कार्बन। उस कार्बन के से कोई दूसरी लेयर जुड़ी है कार्बनों की तो वो क्या कहलाएंगे? बीटा। उनके बाद कोई और आएगा तो गामा, वो सब ठीक है। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या कहलाएगा? आपका अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक। अब आते हैं जरा, यदि यहां तक का मैटर क्लियर है, इसको लिखा रहने देते हैं, यहां पर लिख देता हूं, तुमको क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, आप जानते हैं एलिमिनेट, आपने देखा होगा ना कि भाई गेम वगैरह होते हैं तो एलिमिनेशन होता है उसमें, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं कि भैया पहले एलिमिनेशन में कौन हटा, हटने को बोलते हैं ना एलिमिनेशन। 5 खिलाड़ी हैं, हला नहीं, 5 खिलाड़ी हैं, तो पहला एलिमिनेशन हुआ तो एक हट गया, अगला एलिमिनेशन हुआ एक और हट गया, इस तरीके से बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। सो विलोपन भी यहाँ पे हिंदी में शब्द है विलोपन, मतलब विलुप्त होने, हटने से, ठीक है। अच्छा, यहां पर रिएक्शन किसकी है? ध्यान से देखो, जब एल्किल हैलाइड, प्लीज बच्चे ध्यान दें, जब एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम KOH की रिएक्शन ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन वहां पर क्या था? एक्वस, जलीय KOH। जलीय KOH में अलग रिएक्शन होगी और एक्वस, जो आपकी क्या कहते हैं, एल्कोहलिक KOH में अलग रिएक्शन होगी। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में पहले अंतर बताओ मैं, कि जलीय वाले में एल्कोहलिक में क्या अंतर है? बस माध्यम का, कि वहां पर मेनली सॉल्वेंट के तौर पे कौन डाल रखा था आपने? जल। यहाँ पे कौन डाल रखा है आपका? एल्कोहल। सो अंतर है बस इन दोनों का, ये दोनों रिएक्शन को ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। रिएक्शन उसी कंपाउंड की KOH के साथ, जब एल्कोहल के साथ एल्कोहल की अवेलेबिलिटी में कराते हैं तो अलग होती है, और जब जल के साथ करवाती है तो अलग होती है, ठीक है क्या?
हाँ अभी हल दे रहे हैं, केवल आने दीजिए रिएक्शन, ठीक है। सो यहां पर देखिए CH3 CH2 Cl, जब आपका KOH एल्कोहलिक KOH रहता है, सो रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड किस तरीके से करती है उसको समझना। रिएक्शन में जो ये OH वाला पार्ट है, ये OH वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है एल्कोहलिक माध्यम में, जबकि जलीय माध्यम में पहले से ही वो आपका H+OH- में है, सो वो आपका अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने के लिए। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाता है। रिएक्शन किसकी होती है, जबकि रिएक्शन में होना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब हटना है कुछ, किसको हटना है, ध्यान से सुनना, दो चीजें हटनी है यहां से। क्या कि हैलाइड हटेगा, हैलाइड जिससे जुड़ा होगा वो तो वैसे भी होगा अल्फा कार्बन, ठीक ना, नहीं, लेकिन एक हाइड्रोजन भी हटेगा जो होगा बीटा, बीटा हाइड्रोजन। सो इसीलिए इसके लिए इसका नाम रख दिया गया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखना जरा यहां पे गौर से देखना जरा, किस किस को हटना है। ये तो हटेंगे फॉर श्योर है, ठीक ना, दिखाएंगे, लेकिन इसका बीटा कहां पर है, ये बीटा कार्बन ये है ना, इसके बीटा के हाइड्रोजन कौन कौन से, ये वाले हैं। इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन, इसको हटा देते हैं, ये हट जाता है इस रिएक्शन के अंदर। सो अल्फा से तो वैसे ही तो अल्फा आया ही है, Cl है जुड़ा है इसलिए अल्फा आया है। इसके रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है यहां से, साथ में आपका हैलाइड तो हटेगा ही। अब देखिए जरा क्या बनेगा, उसको भी देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। H H H ये वाले दो H रह जाएंगे, एक H क्या रह जाएगा आपका खाली। यदि एक H खाली है तो एक बैलेंस ये भी खाली रहेगा, ये बॉन्ड है, और ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। सो अब यहां पर कुछ और ही कंपाउंड देखने को मिलते हैं। इस मेथड की थोड़ी सी कमी भी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उस पर बात नहीं करते हैं, कुछ और दूसरी बातों पर बात करना है, क्योंकि ये कंपाउंड जो बना है, ये कंपाउंड क्या है, ये आपका एथीन। मतलब हर बार एथीन नहीं बनेगा, लेकिन एल्कीन तो हर बार बनेंगे, क्योंकि आपका भाई हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl हटेगा, डबल बॉन्ड हर बार है, डबल बॉन्ड क्या है आपका एल्कीन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है जी आपका एथीन। अब देखो साथ में क्या क्या आ जाता है उसको भी समझो। जो ये Cl हटता है, जो ये H हटता है, वो इन दोनों के साथ HCl और KOH, KOH बेसिकली क्षारीय होता है वैसे भी, ठीक है। HCl एक एक अलग अलग निकला, ठीक है, HOH के साथ H2O बना लेता है, और Cl के साथ क्या बना लेता है, KCl प्लस H2। सो रिएक्शन का आपका, हालांकि ये अंतर मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि सीधे सीधे डायरेक्टली एटम्स पर। प्रॉपरली मैकेनिज्म में कौन उपस्थित होगा और किसने अटैक कहां किया, जो जहां अटैक करता है और जो अवेलेबल बन सकता है, वो वाला कंपाउंड फेवर होती है रिएक्शन में। फिलहाल के लिए इस बात को लेकिन बहुत अच्छे से दिमाग में उतार लेना आप कि एल्कोहलिक है कि एक्वस है, जलीय है या एल्कोहलिक। एल्कोहलिक को हिंदी में एल्कोहलिक ही लिखा जाता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक्वस को आप जलीय लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर फिर से बताता हूं इस पूरी रिएक्शन की कहानी, फिर से सुनिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है आपकी, कि आपका जो बीटा कार्बन क्या होता है, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो आपका Cl है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, उस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है आपका बीटा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, जब हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो बेसिकली अल्फा जो कार्बन है, जो आपका हैलाइड है, वो तो आपका यहां से हट जाता है, साथ में जो आपका बीटा हाइड्रोजन है वो हट जाता है, दो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, फ्री। दो बॉन्ड एक इसका फ्री होगा, एक इसका फ्री होगा, आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। बेसिकली क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन पे आते हैं इसके ड्रॉबैक्स, इसकी क्या कमी है, ठीक है। इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए तो बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं जरा एक और कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं CH3 CH2 CH3 Cl। अब इस पर मैंने करवाया रिएक्शन एल्कोहलिक KOH का, ठीक है। सुनिए, घड़ी को देखना बंद कर दीजिए पटेरिया जी, ठीक है। अच्छा चलो चेन रिएक्शन, सब कोई दिक्कत नहीं। देखिए छुट्टी हमारे मुताबिक होती है, आपकी घड़ी के मुताबिक कभी नहीं होती छुट्टी, इस चीज पे ध्यान रखा करें आप, ठीक है। कोई बात नहीं। CH3 CH2 CHCl CH3। अब जरा गौर से समझना, इसके केस में क्या आता है बच्चे, कि अल्फा कार्बन कौन है जी आपका, ये है। बीटा कार्बन कौन है, ये है और ये है। अब यदि दो बीटा हैं तो यहां पर दो बीटा हाइड्रोजन भी है, इस केस में तो दिख ही रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ तो हालांकि 5 है हाइड्रोजन, तो ठीक है, फिलहाल के लिए इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो बेसिकली रिएक्शन इस केस में कंपाउंड कैसे बनाती है उसको समझते हैं।
रिएक्शन दो प्रकार के कंपाउंड बनाती है, एक मिक्सचर बनाती है, ऐसे केस में मिश्रण कैसे बनाती है ध्यान से समझना। यदि आपने इस बीटा से हटवाया हाइड्रोजन, गौर से समझना सभी बच्चे, यदि आपने इस बीटा से हाइड्रोजन हटाया तो बनेगा क्या, CH3 CH, हाइड्रोजन तो हट गया, ठीक है, Cl तो हटना ही है, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH, ये बचा रह जाएगा क्या आपका CH3, ये बन जाएगा। और यदि यहां से हाइड्रोजन हटा तो बेसिकली ये चेन कोई दिक्कत नहीं करेगी, ये तो एज इट इज रह जाएगी, क्या रह जाएगी, CH3 CH2 CH। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग कंपाउंड। क्या ये बात सभी को क्लियर है, कहती क्या नहीं भाई, ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा, दोनों बनेंगे। अब इन दोनों में मुख्य कौन है और आपका कौन अल्प मात्रा में है, याद कीजिए। ऐसा ही कुछ कुछ गेम हमने मार्कोनिकॉफ में किया। मार्कोनिकॉफ आया किस बात के लिए कि भैया जब आपके एल्कीन पर एडिशन करवाते हैं तो जो आपका ऋणात्मक हिस्सा है उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सही है कहती क्या नहीं। so, वो आया किसके लिए, वो आया इस बात की कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि ज्यादा कौन बन रहा है और कौन कम बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है। सो यहां पर भी एक नियम आता है, पहले मैं इनके कंपाउंड के नाम ले देता हूं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चे बताएंगे क्या, ब्यूट-2-ईन, बहुत बढ़िया, ब्यूट-2-ईन, सही है कहते क्या नहीं भाई, तीन दिया नहीं, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-1-ईन। देखो ये ध्यान रखना, ब्यूटीन तो नहीं कर दोगे, ब्यूटीन हो नहीं सकता है भाई, वो तो वही पॉसिबल है। ब्यूटीन का मतलब है कि आपके एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब एक ही जगह पे आ सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन एथीन में नहीं लिखते हैं कि 1 और 2, क्योंकि उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक ना, ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखा करें, ठीक। अच्छा, सेम केस प्रोपीन में ही देखने को मिलता है फिलहाल के लिए। ये दो कंपाउंड आपके मिक्सचर के तौर पर बनते हैं। अब इनमें से कौन मुख्य है, कौन अल्प है, कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन ज्यादा मात्रा में, कौन कम मात्रा में है, ये डिसीजन देने के लिए दोस्त आए हमारे कौन, सेडजेफ, ठीक ना दिया। नियम क्या है, सेडजेफ नियम। वहां पर नियम क्या था, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ नियम अलग था, मार्कोनिकॉफ था डबल बॉन्ड पर एडिशन। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड को बनवाना है, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड को बनवाना है। बात यहां पर क्या है कि डबल बॉन्ड किससे बनेगा, मतलब कौन सा वाला आपका कौन से साइड वाला कंपाउंड बनेगा, ये अभी बनाया था उसी का। तो देखो ध्यान से, सेडजेफ नियम, हल्ला ना करें। सेडजेफ नियम किस बात के लिए दिया गया, सेडजेफ नियम दिया गया है आपका कि जो आपका KOH जो आपका बीटा विलोपन करवाता है, उस विलोपन में कौन सा वाला एल्कीन मुख्य पदार्थ के तौर पर बनेगा। पहले देखते हैं, एक उसी रिएक्शन को लिखते हैं और समझेंगे दो एग्जांपल देख के कि कैसे आपका बनाना है। अल्लाह ने प्लीज शांत रहें। देखो देखो बिल्कुल, मतलब 1 मिनट हुआ नहीं कि मतलब बोले कि तुम राहत तो दो, हम तुरंत बात करने के लिए तैयार। सुनिए यहाँ पे, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, ठीक है। सुनिए प्लीज एक बार फिर से सुन लीजिए। हाइड्रोजन जब यहाँ पे, ये क्या है आपका अल्फा, ये क्या है जी आपका बीटा, ये भी क्या है जी आपका बीटा, ठीक है। जब यहां से आपका बीटा हाइड्रोजन हटेगा तो एक कंपाउंड तो बन सकता है क्या आपका CH3 CH, ये हाइड्रोजन हट गया, ये Cl हट गया, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट वाला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब बात चलती है सेडजेफ नियम जो दिया गया वो इस बात के लिए कि इन दोनों में से मुख्य कौन है, ठीक। तो इसका तुलना कैसे किया जाता है, तो सेडजेफ नियम के मुताबिक वो वाला एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगा, वो वाला एल्कीन मेजर बनेगा जो ज्यादा एल्कलीकृत रहेगा या एल्काइलेटेड रहेगा। बीटा विलोपन में या बीटा एलिमिनेशन में वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा जो अधिक एल्कलीकृत है। एल्काइलेटेड, ध्यान से देखें प्लीज, जो ज्यादा एल्काइलेटेड है। अब सवाल केवल एक ही शब्द का है कि एल्काइलेशन होने का मतलब क्या है, एल्कलीकरण का मतलब क्या है, एल्कलीकृत होने का मतलब। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस वाले डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को देखो, जो डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली दो तो कार्बन आएंगे ही, ठीक है। इन कार्बन से दोनों साइड से गिनती गिनना है, बस आपको यह गिनना है कि कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस डबल बॉन्ड से। इस डबल बॉन्ड से एक साइड यहां एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, दूसरा एल्किल ग्रुप ये हो गया,
दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यदि इस डबल बॉन्ड से दिखे तो एक ही है ये एल्किल ग्रुप तो एक ही है, वहां पे 2 हो चाहे 50 कार्बन, हमारा वो एल्किल ग्रुप तो क्या माना जाएगा, एक ही। तो यदि इस डबल बॉन्ड को देखें तो इस पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप है और यहां पर तो कोई एल्किल ग्रुप आया नहीं है, तो मुख्य पदार्थ कौन है, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, अल्प मात्रा में। और ये डिफरेंस 80-20 तक के रेशियो में देखने को मिलता है इसमें, मतलब 80% ये कंपाउंड बनता है, 20% ये कंपाउंड बनता है। तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो क्लोज टू 80 इसके बनेंगे और 20 इसके बनेंगे, मिक्सचर तो बनेगा। बात थी कि मुख्य कौन बनेगा, अल्प कौन बनेगा। यहां पर फिर से बता देता हूं, सेडजेफ नियम किस बात के लिए दिया, सेडजेफ रूल किस बात के लिए, सेडजेफ रूल क्या है। सेडजेफ रूल के मुताबिक जो बीटा विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन बनता है तो वह वाला एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है जो अधिक एल्किलीकृत हो या जो ज्यादा एल्काइलेटेड हो। इसका मीनिंग क्या है कि डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं, उनके दोनों साइड से आपको कार्बनों की संख्या गिन लेनी है कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां आगे के नहीं, इसी को बस, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा, तो ये कितनी जगह से एल्किलीकृत हुआ है, दो जगह से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जबकि इसको यदि आप देखें तो कितनी जगह से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक जगह से। वो जुड़े जाए कितने भी, माना जाएगा कि वो कितने जगह से जुड़े हुए हैं, एक जगह से। तो ये कम एल्किलीकृत है, ये अधिक है, ये मोर एल्काइलेटेड है, ये लेस एल्काइलेटेड है, इसलिए ये जो है मुख्य उत्पाद रहेगा इसका, और ये क्या रहेगा, अल्प उत्पाद। ये मुख्य मात्रा में रहेगा या अल्प मात्रा में रहेगा। मेजर कंपाउंड ये है, माइनर ये है, क्लोज टू 80% के अराउंड है। आपको कोई ऐसा फिगर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट मैंने बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक सेकंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या 2-क्लोरो-ब्यूटेन बोल लीजिए, नहीं तो सेट ब्यूटिल क्लोराइड, सही ना, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है ना ये वाला, ठीक ना, ठीक है। सो या तो ऐसा बोल दीजिए 2-क्लोरो-ब्यूटेन, तो भी कोई बुखार नहीं चढ़ेगा इसमें, और या फिर बोल दीजिए सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो आप ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड से मैं आपसे पूछ सकता हूं, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड से आपका इसका नाम क्या है, आपका ब्यूट-2-ईन कैसे प्राप्त करेंगे, सही है क्या, ठीक है नहीं भाई। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं, सिंपल इतना पता होना चाहिए, एक एल्कोहलिक KOH डाल देंगे, सीधी कहानी इतनी सी, ठीक ना, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है जी आपका, ये नियम क्या कहलाता है आपका, सेडजेफ रूल या सेडजेफ नियम। क्या ये बात सभी की क्लियर है क्या, ठीक है नहीं भाई। रिएक्शन विथ मेटल्स की कैटेगरी और देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, हाँ जी। RX की Mg के साथ जब रिएक्शन होती है, प्लीज ध्यान से सुने, जब एल्किल हैलाइड RX जब रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ, ड्राई ईथर की अवेलेबिलिटी में होती है ये रिएक्शन, हालांकि ठीक है आपने लिख दिया है तो चलो मान लिया, ठीक है। ड्राई ईथर की अवेलेबिलिटी और रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में कुछ नहीं है, एडिशन हो जाता है इसका कुल मिला के, RMgX बनता है ना। इसको ध्यान से सुनिए, ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया, RMgX बताया ना मैंने, ठीक है, फिर ठीक है। ये क्या है जी आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखें इस बात पे, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। ये देखिए, ये कार्बन मेटालिक कंपाउंड्स की मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड या कार्बन मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, उन कैटेगरी में आता है ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेटल का और कार्बन का बॉन्ड रहता है, ये मेटल है, ये वाला मेटल है, और ये क्या है, ये आपका कार्बन है, ठीक। हालांकि ये सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं मैग्नीशियम। RMgX बनता है, जैसे कि अच्छा RMgX कोई एक कैटेगरी नहीं है, कोई एक कंपाउंड नहीं है कि एक RMgX बनता है, RMgX मल्टीपल टाइप के कंपाउंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका CH3 ले लिया, CH3Cl प्लस Mg, ये ड्राई ईथर है, यहां पर भी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3MgCl, ये एक ग्रिग्नार्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा ग्रिग्नार्ड यहाँ पर अगर आपने CdOH5 ले लिया तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। Cl की जगह Br ले लिया तो कुछ और बन जाएगा। ये हालांकि रिएक्शन फेरल की रिंग के साथ भी जाती है, मतलब अगर हेलोएरिन रहते हैं तो उसके साथ भी हेलोएरिन के साथ बनता है। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है जी आपका, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यदि CdOH5 होता तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये है आपकी क्या कहते हैं, आपकी एल्किल हैलाइड्स जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका, ग्रिग्नार्ड बनता है,
ठीक। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम के साथ ये वाली रिएक्शन को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपको एक दिन पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है। इसी को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। याद है मैंने आपको 5 रिएक्शन लिखवाई थी, ठीक, मतलब वो जो आपका पेपर था तो उस समय मैंने 5 रिएक्शन का सेट बताया था, ठीक है। उन रिएक्शंस में से आपके वुड्स रिएक्शन यहाँ पर रहेगी, एक जिंक के साथ रहेगी फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिर आपका दूसरी वाली रिएक्शन रहेंगी फिटेक, वुड्स फिटेक, वो सब वगैरह जो या उल्मान रिएक्शन, ये हमें मिलेंगी आने वाले, वो क्योंकि हेलोएरिन्स की है रिएक्शन, ठीक है, उसमें रिंग आती है साथ में। फिलहाल के लिए यहाँ पे आरएक्स की रिएक्शन यदि मैं करवाऊं तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है जी आपका आरएक्स एल्किल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली आपका 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लगते हैं यहां पर। रिएक्शन अगेन ड्राई ईथर की अवेलेबिलिटी में रह जाती है। रिएक्शन क्या होती है जी, सभी दोस्त यहां से हट जाते हैं, ठीक है, यानी एक्स इसका 2Na इसका, सभी ये क्या बन जाता है RR। इसलिए आपने यहाँ पे पढ़ा इसको, आपने 11th में क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में पढ़ा। RR क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो RR प्लस 2NaX। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, यदि हम मान लीजिए कि ये ले लिया CH3Cl प्लस सोडियम प्लस ClCH3, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसको ऐसा ना लिख के वैसा लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ तो मैं लिख रहा हूं कि आपको दिखे। यहां पर जो बनता है CH3CH3 प्लस 2NaCl, क्या था ये वाला कंपाउंड, मैथिल क्लोराइड। सो अब आपसे ऐसा रिएक्शन पूछा जा सकता है कि मैथिल क्लोराइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होती है रिएक्शन में, या क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, या राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मैथिल क्लोराइड विद सोडियम। जरूरी नहीं है कि वुड्स नेम से ही आए, आपकी वो वैसे ही पॉपुलर है, पॉपुलर नहीं बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपके सिलेबस की। सो आपका मैथिल क्लोराइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है एथीन, जबकि मैथिल क्लोराइड यदि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा होता तो क्या बनाता मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बना था मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या है जी आपका, ये है एथीन, ठीक। अब इसमें आप कंपाउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग लेकर आप अपना रिएक्शन करवा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने ये अलग ले लिया, ये अलग ले लिया, ठीक है, सोडियम तब भी हट जाता है और वो दोनों बन जाते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं। जिंक की रिएक्शन विच इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन समझिए, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड, बस कुछ नहीं है फ्रैंकलिन में और आपके वुड्स में, केवल इस बात का अंतर है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और आपकी जिंक की वैलेंसी होती है 2। तो ऐसा होने के कारण जिंक का 1 मॉलिक्यूल काम कर जाता है और सोडियम के चाहिए पड़ते हैं 2। भाई जहां पे +2 चाहिए वहां पे जिंक का तो अकेला 1 ही आएगा तो भी आपका +2 दे देगा, और सोडियम के कितने चाहिए पड़ेंगे आपके 2। तो बस इतना सा अंतर है आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन में और आपके वुड्स रिएक्शन में, दोनों आपकी लगभग सेम रिएक्शन है। RR यहां बन जाएगा ZnX2, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। ये एल्किल हैलाइड है, जिंक तो एल्किल हैलाइड ही लिख दिया है। ये क्या है, ये आपका ये आपका एल्किन बनेगा, क्या बनेगा ये आपका एल्किन, ये दोनों एल्किल ग्रुप ले रखे ना आपने। तो यहाँ पर जैसे कि ये CH3Cl प्लस जिंक ClCH3 यदि रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में ये दोस्त निकल जाएंगे यहाँ से ZnCl2, बन क्या जाएगा CH3CH3 प्लस ZnCl2।
ठीक, ये एथेन है, जिंक क्लोराइड है। तो ऐसा कोई इसके अंदर इतना विशेष था नहीं। सो ये सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है किसकी, आपकी हेलो एल्केन्स की। पूरे चैप्टर में आपको हेलो एल्केन्स जितने जगह देखना पड़ता है वो वाला सेक्शन आपका खत्म हो चुका है। अभी देखिए दो टोटली इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर 5 सेक्शन है, ठीक है, मतलब मेरे मुताबिक। एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स है, फिर आपका रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स है जो आपने पढ़ी है, ठीक है ना, ठीक है। ये 3 टाइप है, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन और आपकी मेटल्स के साथ रिएक्शन। और फिर आपकी चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स जो भी होने वाली है, ठीक है, आने वाले समय में। और फिर आपका बचता है आपका कुछ प्रॉपर्टीज टाइप की क्वेश्चंस जो आपने कुछ देख लिए हैं, कुछ अभी थोड़े थोड़े और देख लेंगे, मान लीजिए कि आपके हेलो एरीन्स के साथ वाले। लंबाई किसकी है, कितनी है, एल, क्यों बढ़ता है